Hello students, welcome back to the journey of economics and today we're going to start with the short run and long run production function जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली इज द केस, आइसोकॉन्ट्स क्या होते हैं, आइसोकॉस्ट क्या होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़े हुए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, कौन से सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। शॉर्ट रन का मतलब होता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, और लॉन्ग रन का मतलब होता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, जो आपके इनपुट्स होते हैं लाइक अ लेबर एंड द कैपिटल, और जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो इन इनपुट्स को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं आउटपुट में। सो इट इज़ टेकिंग द सर्टन टाइम टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है जो आने वाले 2 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर में हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए एज़ पर द डिमांड, कितनी फेस्टिवल्स आएंगे, कितने त्यौहार आएंगे, और फेस्टिवल्स के टाइम पे ऑटोमेटिकली डिमांड्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जब फेस्टिवल के टाइम पे हमारे डिमांड जब इंक्रीज़ होते हैं तो वहाँ पे हमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ करना होता है। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स व्हाट, सेम प्रोडक्शन फंक्शन जब लॉन्ग टर्म की बात करें कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में हमारा डिमांड कितना इंक्रीज़ हो सकता है, कहाँ तक हमारा डिमांड जाएगा, कहाँ तक हमारा सेल्स जाएगा, हमारा बिजनेस कितना होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम प्रोडक्शन फंक्शन प्लान करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन मीन्स व्हाट, विद इन अ ईयर जो भी चेंजेस होने वाले वो सब शॉर्ट रन होते हैं। सो इफ़ आई वांटेड टू इंक्रीज नाउ व्हाट एग्जैक्टली, अभी मान लो ये दिवाली आएगा, इन अपकमिंग फेस्टिवल इज़ योर दिवाली, लेट्स से। सो दिवाली इज़ अ फेस्टिवल जबकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे। तो अब दिवाली के टाइम पे डिमांड इंक्रीज़ होगा, डैट मीन्स व्हाट, फॉर इंक्रीज इन द डिमांड वी हैव टू सेटिस्फाई विद द सेल्स, वी हैव टू सेटिस्फाई विद द प्रोडक्शन। डिमांड आ रहा है मतलब हमें ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, ज़्यादा सेल करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। मतलब डिमांड जब बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत है रॉ मटेरियल्स, लेबर्स की। तो ये रॉ मटेरियल और लेबर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ज़्यादा करके हमें रॉ मटेरियल और लेबर को यूज़ करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ये जो दिवाली के टाइम पे, जो फेस्टिवल के टाइम पे डिमांड इंक्रीज़ हुआ है, जो दिवाली और फेस्टिवल्स के टाइम पे डिमांड आते हैं, वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के होते हैं, शॉर्ट रन के लिए होते हैं, छोटे समय के लिए होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे फुल फ्लेज तैयारी करके हमें प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स और थोड़े लेबर्स को इंक्रीज़ करना है, उनकी क्वान्टिटी को, उनके इनपुट्स को, और उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन होगा, जिससे डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड जो आएगी फेस्टिवल के टाइम पे, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें शॉर्ट रन में ध्यान रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग रन में। तो ज़रा ध्यान देना, शॉर्ट रन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली, द डिस्कशन ऑन द प्रोडक्शन अप टू नाउ हैज़ इग्नोर्ड द टाइम नीडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है उसके ऊपर हमने जिक्र नहीं किया। इसके पहले हमने फिक्स और वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है कवरअप किया था। फिक्स का मतलब होता है एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एक फिक्स क्वांटिटी हम क्या करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। और फिक्स एंड प्रपोर्शन में क्या था, फिक्स प्रपोर्शन में लेबर की और कैपिटल का एक फिक्स प्रपोर्शन, एक सर्टन परसेंटेज, एक सर्टन रेशियो में हम क्या करते हैं, इनपुट्स को यूज़ करते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आउटपुट हमें इंक्रीज़ करना है तो उसी रेशियो में, उसी प्रपोर्शन में हमें इनपुट्स सच एज लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज़ करना पड़ता था। जैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल प्रपोर्शन में क्या होता है कि लेबर और कैपिटल के कोई भी एनी कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो था आपका वेरिएबल प्रपोर्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे there is a need to take into consideration the time factor in the discussion on the production function। इसके पहले प्रोडक्शन के टाइम पे हमने टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं किया था। टाइम फैक्टर का मतलब आने वाले 6 महीने, आने वाले साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल। सो जो टाइम है, द टाइम पीरियड है, उसको हमने यहाँ पे प्रोडक्शन में अभी तक कंसिडर नहीं किया है। जब टाइम फैक्टर के हिसाब से चलेंगे तो प्रोडक्शन इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। So in the production, and thus this is section we considers the behavior of the short run and long run. Now what do you mean by the short run? ज़रा ध्यान देना, शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है।
Short run is a period in which the firm can adjust the production by changing the variable factors such as material and labor but cannot change the fixed factor which is nothing but your capital. देखो शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए है. इट इज़ नॉट द डिमांड जो कि बढ़ते जा रहा है और कभी कम नहीं होगा. नो, इट इज़ नॉट अ लॉन्ग रन. लॉन्ग रन डिमांड कैसा होता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए लॉन्ग रन डिमांड की ज़रूरत होती है. लॉन्ग रन डिमांड मीन्स व्हाट, कि हाँ हमें पता है कि आज हमारा 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो कल 200 यूनिट्स प्रोडक्शन होगा और उसका सेल होगा, 200 के नीचे नहीं जाएगा. 300 के फिर 200 से 300 होगा, फिर उसके नीचे नहीं आएगा. सो इफ़ वी आर अवेयर ऑफ दैट कि हाँ हमारा प्रोडक्शन हमारा सेल्स जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, तो दैट इज़ अ लॉन्ग अकॉर्डिंगली हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्लान करते हैं. दैट अकॉर्डिंग टू द डिमांड हमें क्या करना है, कितनी चेंजेस करने हैं, वो सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं. लेकिन जब बात आती है शॉर्ट टर्म की, कि आने वाले एक साल के अंदर ना, आने वाले साल भर के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आते हैं कि वो सिचुएशन पे डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये जो छोटे मोटे डिमांड्स होते हैं जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो इनके इंक्रीज़ होने पे पूरा मैं अगर अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर दूँ तो इट इज़ नॉट वर्थी, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंटायर कंपनी एंड ऑब्वियसली इसके कॉस्ट क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो ऐसे सिचुएशन पे सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं. तो होगा क्या, मान लो 100 यूनिट से 110 हो गया, तो 110 यानी एक्स्ट्रा 10th यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मैं एक मशीन परचेज़ करने नहीं जाऊंगा. डिमांड अगर बढ़ रहा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मशीन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है. मशीन का खर्चा कितना, मशीन परचेज़ करने जाऊंगा, फिक्स एसेट्स परचेज़ करने जाऊंगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. तो बेटर क्या है कि एग्जिस्टिंग मशीन जो है उसी पे हमें क्या करना है, थोड़ा लेबर को बोलना है ओवर टाइम करने के लिए और थोड़ा रॉ मटेरियल ऐड करवा देना है. लेबर को जब हम ओवर टाइम करने बोलेंगे, रॉ मटेरियल को थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तब एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके लेबर क्या करेगा, एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है. तो वो होता है शॉर्ट टर्म में कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना है, हमें फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करना है. फिक्स फैक्टर मीन्स व्हाट, कैपिटल का मतलब मशीन, प्लांट, फैक्ट्री. तो मशीनें और प्लांट्स हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो फिक्स एसेट्स होते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा. द फैक्टर्स विच कैन बी इंक्रीज इन द शॉर्ट रन आर कॉल्ड अ वेरिएबल फैक्टर. शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, आने वाले 2-3 दिन में, आने वाले 1 महीने में हम लेबर्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज कर सकते हैं. बट ये सोचे कि हम जो हमारा प्लांट्स एंड इक्विपमेंट है, जो हमारा मशीन है, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दे बाय परचेजिंग द न्यू मशीनरी, वो पॉसिबल नहीं होता. क्योंकि अगर वो ऐसा हमने करने चाहा तो हमारा बिजनेस क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा. इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देयर विल बी द फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस. कैश फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल हमारे पास सफिशिएंट नहीं होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं. तो बेटर क्या है कि इफ़ इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ लेबर और रॉ मटेरियल रहता है, क्योंकि शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हम सिर्फ लेबर को और रॉ मटेरियल को ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. मशीन्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन जब चेंज करने जाएंगे इट विल गोइंग टू टेक द सर्टन टाइम, जब तक डिमांड हमारे हाथ से निकल गया होगा. डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो गया होगा. तो over here in the short, what I am trying to tell you is that there can be easily changed in the short period of time. That is nothing but a labor and capital, is a labor and the raw material जो हम use करते हैं. Hence the level of a production can be increased with the limit of a existing plant capacity during the short run. अब एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी में हमें क्या करना है, लेबर से ओवर टाइम करवा लेना है. लेबर से ओवर टाइम करा के हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करके निकाल लेना है शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द न्यू मशीनरी. दस इन द शॉर्ट रन द प्रोडक्शन फंक्शन शोज दैट द शॉर्ट रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर. शॉर्ट रन में क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं. आउटपुट को इंक्रीज कब होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को हमें चेंज करना है. कीपिंग द फिक्स फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. अब फिक्स फैक्टर जो है, व्हाट इज फिक्स फैक्टर एग्जैक्टली क्लास? फिक्स फैक्टर क्या है आपका, कैपिटल. मशीन को हम इंक्रीज कर सकते हैं नहीं. मान लो आज हम डिमांड कर रहे हैं 100 का, हमें पता है कि एवरी डे हमारा 150 का गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड आता है. किसी दिन 250-300 हो गया, तो 1 या 2 दिन के लिए हम नई मशीन तो परचेज़ नहीं करेंगे. क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
लेबर्स को बोल सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा काम कर ले, ओवर टाइम करेंगे तो भाई तुम्हें ओवर टाइम का पेमेंट दिया जाएगा। जब ओवर टाइम करेंगे उनको नया पे अच्छा पेमेंट मिलेगा, उनको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, दे विल गोइंग टू डू द ओवर टाइम। एंड ओवर टाइम से क्या होगा, दो फायदे होंगे। सबसे अच्छा मशीन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, जितना भी शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड होगा वो फुलफिल हो जाएगा इफ़ यू गोइंग टू प्रोड्यूस द मोर बाय डूइंग द ओवर टाइम। सो ये सब सिचुएशंस क्या होते हैं, हमें हेल्प करते हैं इन द शॉर्ट रन। एंड इन द शॉर्ट रन द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड विद द गिवन स्केल ऑफ अ प्रोडक्शन, दैट इज विद द गिवन साइज ऑफ अ प्लांट। जो भी साइज होगी प्लांट पे, अगर एक ही मशीन है तो एक ही मशीन को जो है थोड़ा 8 आवर्स की जगह पे 12 आवर्स वर्क करो, उस पर 10 घंटे चलाओ, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, शॉर्ट रन में रॉ मटेरियल और लेबर के हेल्प से ही हम अपने डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। वहाँ पे नई मशीन परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये होता है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में हमें सिर्फ यही करना है। देन आफ्टर द बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन वेयर so what it says, the behavior of a production in the short run where the output can be increased by increasing the one variable factor keeping the other factors fixed, explained by the law of variable proportion। अब ये होता कैसे है ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट रन में लेबर और रॉ मटेरियल को इंक्रीज करके आउटपुट कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करके लेबर एंड द रॉ मटेरियल को इंक्रीज करके कैपिटल को कांस्टेंट रख के फिक्स करके हम कैसे आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। दो चीज़ें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ देयर इज़ अ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यू कैन से थियरी और द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, पे अटेंशन। ये आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन एनालिसिस करते हैं। नाउ ये लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब भी हमें आउटपुट इंक्रीज करनी है तो फिक्स फैक्टर पे मशीन पे लेबर्स की क्वांटिटी हमें क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी। मान लो फॉर एग्जांपल देयर आर द फ्यू कैपिटल, चलो 5 मशीन है, 5 मशीन है और वर्कर कितने हैं, 2। 5 मशीन है, वर्कर कितने हैं, 2। तो एक सर्टन नंबर ऑफ स्पैन ऑफ टाइम, एक सर्टन अमाउंट ऑफ, लेट्स टेक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी वो एक्सप्लेन होगा बट विल गो टू टेक आर। मान लो देयर इज़ अ वन लेबर, देयर इज़ अ कैपिटल और क्या हो रहा है यहाँ पे, आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। मान लो 5 कैपिटल है, मशीन्स कितनी है 5, लेबर्स कितने हैं 2, प्रोडक्शन कितना हो रहा है 200 यूनिट्स का। प्रोडक्शन कितना हो रहा है 200 यूनिट्स। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हाउ मच इज द प्रोडक्शन, 200 यूनिट्स। देन अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, सिर्फ और सिर्फ लेबर की क्वांटिटी बढ़ानी है। सिर्फ और सिर्फ लेबर की क्वांटिटी हमें क्या करनी है, बढ़ानी है। इससे क्या होगा, हमारा आउटपुट भी बढ़ता चला जाएगा। बट ये कब तक बढ़ेगा, एक सर्टन स्टेज तक ये क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। एक सर्टन स्टेज तक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अप टू द सर्टन स्टेज द लेबर्स विल गोइंग टू वर्क। एक सर्टन स्टेज के बाद लेबर्स भी काम नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इफ़ 5 मशीन्स आर देयर, 5 मशीन पे मैंने 6 लेबर्स को एम्प्लॉय किया, दैट मीन्स व्हाट, हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर इज़ देयर, देयर इज़ अ 1 एक्स्ट्रा लेबर जो मेरे पास है। मशीन सिर्फ 5 है, लेबर्स कितने 6, मतलब एक लेबर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है जिसका पेमेंट मैं कर रहा हूँ, जिससे कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है। एंड ही इज़ ओनली प्रोड्यूसिंग हाउ मच, 500। देन अब ये सर्टन स्टेज के पास क्या होगा, जितने से भी मैं लेबर को इंक्रीज करूँगा, मशीन मेरी क्या होगी, फिक्स है। सो एज कम्पेयर टू द फिक्स मशीन, फिक्स कैपिटल, एज कम्पेयर टू दिस फिक्स फैक्टर, हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या हो रहा है, एक सर्टन स्टेज के बाद इंक्रीज हो रहा है। अब ये जब सर्टन स्टेज के पास इंक्रीज होगा, सो हाउ मच इट विल बी, आउटपुट भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे रिड्यूस हो जाएगा। आउटपुट पर लेबर विल गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीजिंग। आउटपुट पर लेबर इफ़ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि लेबर्स एक सर्टन स्टेज तक काम करेंगे, उसके बाद द लेबर्स विल नॉट गोइंग टू वर्क।
why they will not going to work, they will going to feel the lazy, they will going to spend a leisure time, they will going to waste their time because amount of money तुमको मिल रहा है. तो 5 लेबर्स आर देयर एंड 5 मशीनरीज आर देयर, एफिशिएंटली सब काम करेंगे. जैसे जैसे लेबर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, मशीन की क्वांटिटी कम हो रही है, तो लेबर्स विल गोइंग टू वर्क इंडिविजुअली, दे विल गोइंग टू थिंक कि दूसरा लेबर वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. अरे चलो दूसरा लेबर कर देगा, मैं नहीं करूँगा, चलो दूसरा कर देगा, अरे चलो दूसरा कर देगा. सो ईच एंड एवरी लेबर माइट बी डिपेंडेंट ऑन दी अदर्स दैट ही विल गोइंग टू डू परफॉर्म द वर्क, ही गोइंग टू परसेप्शन उनका ऐसा होगा कि हाँ दूसरा परफॉर्म करेगा, वो दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे कि हाँ तुम परफॉर्म कर दो. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ द लेजर टाइम, द वेस्ट ऑफ अ टाइम विच द लेबर्स माइट विल गोइंग टू डू. सो एक सर्टन स्टेज के बाद अगर लेबर्स को हम बढ़ा दे, लेबर मीन्स व्हाट, लेबर आवर्स की बात हो रही है यहाँ पे. व्हाट इट मीन्स द लेबर आवर्स. सो लेबर आवर्स जैसे बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियसली द लेबर विल नॉट गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका आउटपुट धीरे धीरे डिक्रीज होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. सो द सेम एग्जांपल इफ आई गोइंग टू टेक, लेट्स से लेबर आवर्स है और यहाँ पे एक मशीन है, कैपिटल है. चलो एक ही मशीन की बात करता हूँ. तो लेबर जब 8 घंटे काम कर रहा है, ही इज़ प्रोड्यूसिंग 800 यूनिट्स. लेबर इफ विल गोइंग टू वर्क फॉर 10 आवर्स, ही इज़ प्रोड्यूसिंग हाउ मच, 1000 यूनिट्स. बट एक सर्टन स्टेज के बाद क्या होगा, लेबर भी काम करते करते थक जाएंगे, दे विल गेट टायर्ड or they'll get bored or they'll get something will going to happen if they're going to continuously producing the goods. तो उससे क्या होगा, मान लो कैसे भी करके एक्स्ट्रा हमने 12 आवर्स हमने काम करा लिया. 8 घंटे नॉर्मली लेबर क्या करता है, लेट्स से नॉर्मली हर दिन लेबर 8 घंटे काम करके 800 यूनिट्स बनाता है. 8 घंटे काम करके 800 यूनिट्स बना रहा है. किसी दिन 10 घंटे काम कर लिए, 2 घंटे हमने एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवा दिया लेबर से. लेबर बोला चलो ठीक है ओवर टाइम कर लेता हूँ, कर लिया. कितना को यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, 1000 यूनिट्स उसने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया. लेकिन फिर हमने क्या बोला, भाई 10 घंटे तुमने काम कर लिए, एक काम करो 2 घंटे और थोड़ा काम कर दो, थोड़ा डिमांड आ रहा है, थोड़ा वर्कर्स में डिमांड बढ़ रहा है, हमें क्या करना है, हमें आउटपुट को इंक्रीज़ करना है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेबर से 12 घंटे काम करवा लिए. नाउ एक सर्टन स्टेज के बाद लेबर्स भी क्या होंगे, डेल गेट टायर्ड, डेल गेट बोर्ड, और वो भी कुछ थोड़े बहुत व्हाट दे विल गोइंग टू डू, दे विल गोइंग टू डू द सम काइंड ऑफ थिंक, दे विल थिंक दी कि हाँ हमें काम बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो व्हाट दे विल एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म कि दे विल नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द आउटपुट एक आफ्टर द सर्टन स्पैन ऑफ टाइम. 8 घंटे काम किए, 10 घंटे काम किए, लेकिन जब 2 घंटे एक्स्ट्रा और काम करवाओगे, दे विल नॉट गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली, उनका मन नहीं होगा उसमें काम करने में. तो हो सकता है जो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पर आवर के हिसाब से, पर आवर दे आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, दे माइट विल गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली 50 यूनिट्स. तो लेट्स टेक एग्जाम्पल कि 12 घंटे में उन्होंने सिर्फ 1100 दैट इज़ 1100 यूनिट्स यहाँ पे क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुई हैं. सो दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. नाउ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, एक सर्टन जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, आउटपुट इंक्रीज होगा. लेकिन एक सर्टन स्टेज के बाद अगर हम लेबर्स या रॉ वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा. फिक्स फैक्टर कैपिटल क्या होगा, फिक्स ही रहेगा, कैपिटल विल बी द फिक्स. लेकिन लेबर्स की क्वांटिटी एक सर्टन स्टेज तक इंक्रीज करेंगे. ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, सर्टन स्टेज तक लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे. यस, विल गोइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी अप टू द सर्टन एक्सटेंट. फिर उसके बाद लेबर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. लेकिन एक सर्टन एक्सटेंट के बाद क्या होगा, जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी आप बढ़ाओगे एज कम्पेयर टू द लेबर्स, हमारे पास कैपिटल या अदर फैक्टर्स कम होंगे, जिसके वजह से वेस्ट ऑफ मनी एंड आउटपुट विल ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस. तो चलते हैं ज़रा समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज, ज़रा ध्यान देना. The law of variable proportion was developed by the classical economist to explain the behavior of agriculture output. Classical economist ने क्या किया था, classical economist मतलब आपके अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, ये सब क्या है आपके classical economist. 1930s के पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे सब के सब क्लासिकल हैं. तो उन्होंने क्या किया, दिस लॉ वॉज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न. इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नाम से आपने पढ़ा होगा. The law examines the behavior of the production in the short run. Short run में इसका behavior को हम क्या करते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. Yes, we're going to study about the behavior of this particular law where the output is increased by increasing a unit of a variable factor.
एक सर्टन स्टेज तक वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर और रॉ मटेरियल बढ़ाते जाओगे आउटपुट भी इंक्रीज होगा क्योंकि मशीन वहाँ पे काम कर रही है। लेकिन एक स्टेज के बाद एक स्टेज के बाद क्या होगा, जब लेबर्स आप इंक्रीज करोगे, लेबर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे एज कम्पेयर टू द मशीनरी, इट विल नॉट गिव यू द प्रोडक्टिव आउटपुट। तो आउटपुट क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन से डिक्रीज होता चला जाएगा। कीपिंग द अदर फैक्टर फिक्स एंड दिस अप्रोच स्पेसिफिक रिटर्न्स टू एन इंडिविजुअल इनपुट। अब इंडिविजुअल इनपुट का स्पेसिफिक रिटर्न हम इसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दूंगा लेबर पर आवर। ना पर आवर के लेबर के हिसाब से कितना आउटपुट आ रहा है, एक लेबर एक घंटे में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द labor's production per hour, how much one labor for a 1 hour if he is taking the 1 hour, how much production he is doing. So एक लेबर एक घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द आई एम स्पेसिफिक अबाउट द रिटर्न्स ऑन टू एन इंडिविजुअल इनपुट, रिटर्न्स टू एन इंडिविजुअल लेबर का कितना रिटर्न है। नाउ देयर इज वन इकोनॉमिस्ट पॉल ए सैमुएल्सन जो क्या स्टेट कर रहे हैं। नाउ सैमुएल्सन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग जो हम देखेंगे यहाँ पे। सैमुएल्सन स्टेट्स एन इंक्रीज इन द सम इनपुट रिलेटेड टू द अदर फिक्स इनपुट विल इन एन गिवन स्टेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी causes the output to increase in the sum input relative to the other fixed input. It means what? अगर किसी वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी हम इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी मतलब इंक्रीज इन सम इनपुट रिलेटिव, सम इनपुट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लेबर क्या हो गया, सम इनपुट टू एन अदर फिक्स इनपुट मतलब कैपिटल। अगर फिक्स इनपुट के कंपैरिजन में रिलेटिवली अगर हम लेबर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं विद एन गिवन स्टेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, सेम है, चेंज नहीं हो रही है, तो कॉजेज द आउटपुट टू इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या होगा कि कैपिटल फिक्स है, वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं विच विल गोइंग टू कॉज आउटपुट को इंक्रीज करता है। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, एक सर्टन स्टेज के बाद extra output results from the same addition of an extra input will become a less and less. एक सर्टन स्टेज के बाद जो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो कम होता चला जाएगा विद एन इंक्रीज इन द लेबर्स क्वांटिटी। जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी एक सर्टन स्टेज के बाद बढ़ेगी, आउटपुट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कैपिटल। मोर स्पेसिफिकली this law states that with a given technology successive units of an input are added to the constant physical quantity of another input, the total output obtained would vary in magnitude through the three distinct phases and the operation of the law is explained below. देखो तीन स्टेजेस यहाँ पे आएंगे, there are three phases। अब ये लॉ तीन फेजेस को शो करता है, तीन फेजेस को एक्सप्लेन करता है। ज़रा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। लॉ कहता है कि एक फिक्स है, एक कैपिटल है, एक लेबर है। कैपिटल फिक्स है, लेबर की क्वांटिटी जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन एक सर्टन स्टेज के बाद अगर लेबर्स आप इंक्रीज़ करते हो तो आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये लॉ को, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इन्होंने तीन फेजेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन से तीन फेजेस ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, पे अटेंशन। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस हैं इस पर्टिकुलर लॉ के, ज़रा देखते हैं। सबसे पहला फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर का मतलब कैपिटल। सम फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन और द इनपुट रिमेन्स कांस्टेंट। उसको क्या, कैपिटल क्या होगा यहाँ पे, फिक्स रहेगा। कुछ भी हो जाए कैपिटल की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, कैपिटल की क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगी। लैंड इन एग्रीकल्चर एंड कैपिटल इन इंडस्ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स फैक्टर। एग्रीकल्चर में लैंड और इंडस्ट्रीज में कैपिटल, दैट इज मशीनरी। इन दिस एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट द लैंड इज अ फिक्स एट अ 5 acres। हमारा एग्जाम, हमने किसका, एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें लैंड कितने पे फिक्स है, 5 acres पे। सो पहला अजम्पशन क्या है कि आपका कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। सेकेंड अजम्पशन कि जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर मतलब आपका रॉ मटेरियल और लेबर। वेरिएबल फैक्टर्स, these are the output, these are the input which supply
can be increased in the short run and hence it is called a variable factor. इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर. क्यों वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग द मोर ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स टू अ गिवन नंबर ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स कैपिटल. प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, जो फिक्स फैक्टर है उसके कंपैरिजन में हमें वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, जिससे आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा. लेट अस अज्यूम दैट लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर. लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है. तो सेकंड अजम्पशन क्या है कि वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर की क्वांटिटी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. ये हमारा सेकंड अजम्पशन है. थर्ड अजम्पशन क्या है, द थर्ड अजम्पशन इज होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. जो लेबर होगा उसका क्वांटिटी क्या होगी, फिक्स होनी चाहिए. उसकी क्वांटिटी, उसकी जो फीचर्स है वो होमोजीनियस होता है. ऑल द यूनिट्स ऑफ अ लेबर, हर एक लेबर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस मीन्स व्हाट, एज पर द स्किल्स all the laborers, all the peoples who are working as a labor in that company should be same. Their quantity, their skills should be same, so that the rate of returns would not change due to the differences in the efficiency. उनकी efficiency same होनी चाहिए, skills change same होने चाहिए. Then they should have the similar kind of education, qualification same होनी चाहिए. ये सब क्या होते हैं, these are the certain efficiency you can say, or these are the certain homogeneous things जो हमें assume करने हैं. Now fourth one is what, the state of technology. यहाँ पे हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. 4 assumptions है, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, होमोजेनिटी एंड योर स्टेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी. सिर्फ 4 assumptions. टेबल के साथ, विद द हेल्प ऑफ अ टेबल हम समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे टेबल नंबर 7.1 एक्सप्लेन्स द चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर. मतलब आउटपुट कैसे इंक्रीज होता है जब वेरिएबल फैक्टर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं. तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे. जैसा मैंने आपको बताया, एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट, कि यूनिट पहला क्या है हमारा, यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, जिस जो है हमारा क्या, लेबर. सेकंड आपका टोटल प्रोडक्ट. थर्ड आपका एवरेज प्रोडक्ट. एंड फोर्थ वन इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट. नाउ टोटल, एवरेज, मार्जिनल, ये कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं. टोटल का मतलब होता है कि जो भी टोटल यूनिट्स होंगे, जो टोटल प्रोडक्शन होगा, उनकी टोटल क्वांटिटी. एवरेज मीन्स व्हाट, सेम टोटल को अगर हम पर लेबर के हिसाब से निकालेंगे, लेबर की क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, लेबर से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा. एंड मार्जिनल मीन्स व्हाट, एडिशन मेड टू द प्रीवियस टोटल. मीन्स एक्स्ट्रा लेबर कितना एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है. एडिशनल लेबर विल गोइंग टू प्रोड्यूस हाउ मच एडिशनल यूनिट. अगर समझ लो 5 लेबर्स हैं, अगर 6th लेबर आ रहा है, 6 लेबर हो गए, तो 6th लेबर जो आ रहा है, 6ठा लेबर आ रहा है, वो कितना प्रोडक्शन करेगा, तो वो जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो मार्जिनल हो जाएगा. और एज पर द इकोनॉमिक्स इफ विल गोइंग टू सी, इट इज़ नथिंग बट एडिशन मेड टू द प्रीवियस टोटल. जो एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी एडिशनल लेबर्स के बाद, एडिशनल लेबर जितने भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेगी वो मार्जिनल में आएगा. तो ज़रा ध्यान देते. नाउ जब व्हेन द लेबर क्वांटिटी इज़ 1, टोटल यूनिट्स इज हाउ मच, 5. एवरेज कितना आया, 5. मार्जिनल कितना, 5. ठीक, वैसे जैसे ही लेबर की क्वांटिटी 1 से 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, अगर आप टोटल की तरफ देखोगे तो टोटल आपका क्या हो रहा है, टोटल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. टोटल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है विद एन इंक्रीज इन द लेबर. हमने अज्यूम किया हुआ है क्या यहाँ पे, कि कैपिटल आपकी 5 एकर्स है. कैपिटल आपका कितना है, 5 एकर्स. 5 एकड़ आपका लैंड है, जो क्या है, आपका कैपिटल है, जिसके ऊपर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. जितना ज़्यादा लेबर लगाएंगे उतना ज़्यादा आउटपुट आपका निकलेगा. तो हमने क्या किया, शुरुआत में हमने 1 लेबर, फिर उसके बाद 2, फिर स्टार्टिंग फिर 3, 4, 5, 6, 7. इसके हिसाब से आप देखोगे तो आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, टोटल क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है. टोटल क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने के साथ साथ एवरेज भी क्या हो रहा है, एक सर्टन स्टेज तक इंक्रीज़ हो रहा है. उसके बाद यहाँ पे एवरेज क्या हो गया, कांस्टेंट. और एवरेज जब कांस्टेंट हुआ, थर्ड फेज में क्या हुआ, ये इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. थर्ड स्टेज के बाद ये क्या हो गया, इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. ठीक वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट की जब बात करें, तो जैसे जैसे आपका लेबर्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ लेबर इंक्रीज हुई है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे
इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक सर्टन स्टेज तक मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, डिक्रीज होना चालू हुआ, फाइनली ये क्या हो गया, ज़ीरो, उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव। ज़रा ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रहा है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल तीनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बट एक सर्टन स्टेज तक। वो स्टेज के बाद इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होना चालू हो रहे हैं। जैसे टोटल प्रोडक्ट की बात की जाए तो जब तक हमारा क्वांटिटीज़ इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी वेरिएबल फैक्टर की पहले कितनी है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9 अप टू द नाइन्थ वन, अप टू द नाइन्थ क्वांटिटी ये क्या है, अप टू द 8th क्वांटिटी ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है। 8वें यूनिट के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही हम एक्स्ट्रा 9वां लेबर, 9th लेबर हमने एम्प्लॉय किया, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आपकी क्या हुई, कांस्टेंट है। जैसे हमने 10th लेबर एम्प्लॉय किया, 10वें लेबर को एम्प्लॉय करने के बाद हुआ क्या, हमारा आउटपुट डिक्रीज हो गया, हमारा आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं इनपुट्स की और आउटपुट की, तो लेबर, जैसे जैसे लेबर आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है, बट जो आउटपुट इंक्रीज हो रही है वो एक डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, एक सर्टन स्टेज के बाद ये कांस्टेंट हो गया। एक कांस्टेंट होने के बाद जैसे हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऐड किया लेबर का, टोटल क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। ठीक वैसे ही अगर जब एवरेज को अगर हम कंपैरिजन करें, तो एवरेज की जब बात करें तो जैसे जैसे आपकी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, एवरेज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट अप टू द सर्टन स्टेज। सो ओवर हियर अप टू द फिफ्थ लेबर, अप टू द फिफ्थ लेबर, अप टू द फिफ्थ लेबर एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टेड decreasing. At this stage the average product is constant, but after the 6th unit average product भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होना चालू हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि द सेम रीज़न आई हैव टोल्ड यू कि एक सर्टन स्टेज तक ये इंक्रीज होगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू द कैपिटल लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो एक्स्ट्रा लेबर होंगे वो कहाँ काम करेंगे, एक्स्ट्रा लेबर जो बढ़ेंगे वो कहाँ काम करेंगे, कहीं नहीं, तो उनका कॉस्ट क्या होगा, ऐसे ही जाएगा। सो आउटपुट पर लेबर क्या होगा, डिक्रीज होता चले जाएगा। अब मार्जिनल प्रोडक्ट को जब हम कंपैरिजन करते हैं लेबर से, तो यहाँ पे आप देखोगे जब लेबर की क्वांटिटी 1 थी, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना, 5, देन 9, देन 16, देन 26। आफ्टर 26 इट स्टार्टेड फॉलिंग, एक स्टार ये क्या हुआ, 26, दैट मीन्स व्हाट, आफ्टर द 4th यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, डिक्रीज होना चालू हो गया। मतलब 4 यूनिट के बाद अगर एम्प्लॉय करते हैं हम लेबर्स को, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो एडिशनल यूनिट, जो एडिशनल लेबर्स प्रोड्यूस करेंगे वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब 5वां लेबर जो आएगा वो कितना प्रोडक्शन करेगा, 19 का। 6ठा लेबर आएगा वो कितना प्रोडक्शन करेगा, 15 यूनिट्स। 7th लेबर विल गोइंग टू प्रोड्यूस 8, 9th लेबर विल गोइंग टू 8 लेबर विल गोइंग टू प्रोड्यूस 4, एंड लाइक वाइज साइमल्टेनियसली उनका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बट ये कब तक रहेगा, एक सर्टन स्टेज तक। फिर एक स्टेज के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, एंड उसके बाद जैसे 10th लेबर हमने एम्प्लॉय किया, 10वां, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव। इट मीन्स व्हाट, जो पहले काम भी कर रहे थे वो अभी थोड़ा कम काम करना चालू कर दिए हैं एक स्टेज के बाद। होता है थोड़ा पॉलिटिक्स, लेबर पॉलिटिक्स वहाँ पे हो सकता है। चलो समझने की कोशिश करेंगे ये फेजेस को। जैसा हमने पढ़ा, तीनों फेजेस हमने ऑलरेडी कवर किए, एक बार इनकी रीडिंग कर लेते हैं। टेबल नंबर 7.1, द लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर, ऑल द अदर फैक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी द कांस्टेंट, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। द बिहेवियर ऑफ द टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एज शोन इन द टेबल 7.1 इज एक्सप्लेन्ड बिलो। सेम चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, टोटल प्रोडक्ट के केस में क्या हुआ कि इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूटिलाइज करके। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट अप टू द 4th यूनिट ऑफ द लेबर। उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। नाउ इंक्रीजिंग रेट का मतलब और डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है। देखो इंक्रीजिंग रेट का मतलब कि एक इंक्रीज इन द नंबर, जैसे अभी इंक्रीज हुआ 5 से,
फिर 6 से इंक्रीज़ हो, फिर 7 से इंक्रीज़ हो, फिर 8 से इंक्रीज़ हो, फिर 9 से इंक्रीज़ हो, फिर 10 से इंक्रीज़ हो, फिर 11 से इंक्रीज़ हो, तो ये क्या होता है आपका इंक्रीजिंग रेट। और टोटल प्रोडक्ट जब आपका इंक्रीज़ हो रहा है 8 से, फिर इंक्रीज़ हुआ 7 से, फिर इंक्रीज़ हुआ 6 से, फिर इंक्रीज़ हुआ 5 से, फिर इंक्रीज़ हुआ 3 से, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कौन से रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। पहले 5 से इंक्रीज़ हुआ था, अभी 4 से इंक्रीज़ हुआ, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है। और इंक्रीजिंग रेट का मतलब मान लो पहले 10 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 12 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 15 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 20 से इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हो रहा है कौन से, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो एडिशंस मेड हो रहे हैं, जो एडिशंस आ रहे हैं, जो मार्जिनल थिंग्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे जब ध्यान दोगे आपके टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है एक रेट, इंक्रीजिंग रेट तक, अब तक 4th यूनिट तक, 4th यूनिट के बाद इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे 4th यूनिट के बाद क्या हो रहा है, 4th यूनिट के बाद यहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो विद एन डिक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट विल गोइंग टू इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इफ विल गोइंग टू सी it reaches the maximum at a 8th unit and remains constant। 8th यूनिट तक क्या हो रहा है, it reaches the maximum at 8th unit, remains the constant between 8 and 9 यूनिट। 8वें और 9वें यूनिट के बीच में क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। एंड उसके बाद टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, डिक्लाइंस। इसके बाद टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे आपका 5th, 6th, 7th और 8th यूनिट तक ये इंक्रीज़ हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट पे। इसके बाद जैसे 8th और 9th यूनिट के बीच में ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जैसे 10th यूनिट आया ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। पहले 102 था, 102 से क्या हो गया 98, मतलब टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है विद एन इंक्रीज इन द एडिशनल लेबर आफ्टर द अब सर्टन स्टेज, अप टू द सर्टन स्टेज ये इंक्रीज होगा, फिर ये डिक्रीज हो गया। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर एंड टोटल प्रोडक्ट। ठीक, उसके साथ में अगर हम देखेंगे द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, समझने की कोशिश करना। द नेक्स्ट वन इज एवरेज प्रोडक्ट। नाउ एवरेज प्रोडक्ट की बात की जाए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द टोटल प्रोडक्ट को हमने डिवाइड किया यूनिट ऑफ अ टोटल वेरिएबल फैक्टर, जो कि हमारा क्या है, लेबर है। एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू राइज टिल द 5th यूनिट, और 5th यूनिट के बाद क्या हुआ, इट इज़ कॉन्स्टेंट बिटवीन द 5th एंड 6th यूनिट, और उसके बाद 6th यूनिट के बाद इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं। अगर आप टेबल में देखेंगे तो अप टू द 5th यूनिट ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 5th और 6th यूनिट के बीच में कांस्टेंट, फिर इसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। देन आफ्टर द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नेक्स्ट वन इज योर मार्जिनल। नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट की जब बात की जाए, मार्जिनल प्रोडक्ट की जब बात की जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर एंड इट इज इक्वल्स टू द चेंज इन द टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द टोटल वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड। तो एज पर द फार्मूला जो हमने ये यूज़ किया, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला ऑल्सो, हमें मार्जिनल प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस टिल द 4th यूनिट, 4th यूनिट के बाद क्या हुआ, मार्जिनल यूनिट क्या हो गया, marginal product started falling, and after the certain stage, after the certain labors, that means what, after the 8th unit, 8वें के बाद क्या हुआ, 9वें पे ये 0 हो गया, और 10वां यूनिट जैसे हमने एम्प्लॉय किया, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव। सो व्हाट इट शोज कि एक सर्टन स्टेज तक ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक सर्टन स्टेज तक ही हम वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करके आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हमें लगा कि हमारा वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करने पे हमें नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है, हमें कम आउटपुट मिल रहा है, या फिर हमारा आउटपुट ज़ीरो हो जा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हुआ, तो वहीं पे हमें क्या करना है, अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर लेना है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है क्लास, जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है तो शॉर्ट रन के केस में हम लोग यही देखते हैं कि वेरिएबल फैक्टर कब तक हमें मार्जिनल, कब तक ये आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है।
सो जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा तभी तक हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे. दैट मीन्स ओवर हियर व्हाट विल गोइंग टू डू. सो एज पर द लॉजिक हमें यहाँ पे क्या करना है पता है आपको. एज पर द लॉजिक हमें सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिट तक ही प्रोडक्शन करना है. आफ्टर 8th यूनिट इफ यू गोइंग टू सी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है और फिर नेगेटिव हो जा रहा है. तो जब भी हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये एग्जांपल में हमें कितने लेबर्स एम्प्लॉय करने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 8 लेबर एम्प्लॉय करना चाहिए. 8th लेबर एम्प्लॉय करेंगे तब 102 तक ही आएगा. उसके बाद 9वां और 10वां 9th लेबर एंड 10th लेबर जब हम एम्प्लॉय करेंगे इट इज़ अ प्योर वेस्ट ऑफ अ मनी, क्योंकि लेबर्स को भी देना पड़ेगा और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा. टोटल यूनिट्स क्या होंगे, एज इट इज़ हैं. तो 8 लेबर तक ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं शॉर्ट रन में, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं. दिस इज़ अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि कहाँ तक हम वेरिएबल फैक्टर्स के प्रोपोर्शन को यूज़ करके आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं. जब इंक्रीज नहीं होगा तो इमिडिएटली वहाँ पे क्या होना है, हमें स्टॉप हो जाना है. तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द लॉ जो हमने यहाँ पे देखा. दिस इज़ हाउ वी हैव completed with the variable proportion table हमने complete किया. In the next section we're going to see the graph and we're going to start with the long run production function जो कि बहुत ही ज़्यादा important है. तो आज आप क्या करेंगे, आज हमें क्या करना है, सिंपली शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिवाइज करना है, प्रीवियस सेशंस को देखना है, एंड देन we're going to continue in the next lecture.